अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू Q&A वीडियो, सवाल जवाब की वीडियो इन लाइफ ऑफ दिस अमेरिकन गर्ल। ये वाली वीडियो ना मैंने बहुत 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 टाइम पहले बनाने का सोचा था, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि मेरे दूसरे व्लॉग्स जब आते थे और फिर जो मेरी रूटीन के काम होते थे, तो मैं सोचती थी कि जब काफ़ी अच्छे-अच्छे सवाल इकट्ठे हो जाएंगे ना, फिर मैं एक दफ़ा ही बनाऊंगी। मुझे याद है कि मैंने जो अपना फर्स्ट Q&A वीडियो, अभी मेरा चैनल इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ था, तब मैंने बनाया था और उसमें मेरे पास कोई इतने ज़्यादा क्वेश्चंस थे भी नहीं। लेकिन अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है ना वो इकट्ठे हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि अब जल्दी से ना मुझे बना लेना चाहिए, इससे पहले के सवालों का ना ढेर लग जाए। तो मैं ना काफ़ी टाइम से, तकरीबन हफ्ता हो गया है, मैं अपनी जो पहला व्लॉग था ना मेरा, मैं तब से सवाल ढूंढ रही हूँ कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका मुझे जवाब जो है वो देना है और लाजमी देना है। तो आज के Q&A वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगी जिनका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। ऐसा होता है कि जब आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं ना, तो फिर आहिस्ता लोग आपको जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में मतलब ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ये दिखा रही है तो वो क्यों नहीं दिखा रही। तो मैंने ना सोचा कि अब मुझे बना लेना चाहिए क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ना ऐसे मेरे पास आ गए थे और मैं भी इधर ही हूँ, ऐना भी इधर ही है। उसको ना मैंने स्नैक्स वगैरह दे के बिठाया हुआ है ना, अस्सलाम वालेकुम करने। आज अस्सलाम वालेकुम करें। चलो आ गई, ऐना भी आ गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे बोलो अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल है, आप कब से अमेरिका में हैं, वीज़ा कैसे लगा था? तो अमेरिका में मुझे 4 साल हो चुके हुए हैं दिसंबर में, और मेरा वीज़ा कैसे लगा था इसकी मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई है, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी कि मैं अमेरिका कैसे आई, और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत 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 पसंद किया। उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि मुझे कितने साल लगे वीज़ा लगने में, इंटरव्यू जब हुआ था तो उसमें क्या-क्या सवाल पूछे गए थे, एम्बेसी का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, उसमें क्या चीज़ें मैं लेके गई, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके गई, कितनी फ़ीस थी। तो ये सब मैंने ना उसमें काफ़ी अच्छे से बताया है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है। जल्दी से जाके आप ना वो वाली मेरी वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कि मैं अमेरिका कैसे आई। अगला सवाल, आर यू मैरिड इन रिलेटिव्स? नहीं। इज़ इट अरेंज्ड मैरिज? बिल्कुल, टोटली 200% ये अरेंज मैरिज है। व्हाट डू योर स्पाउस डू? तो ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत दफ़ा आता है कि आपके हस्बैंड जो है ना वो क्या काम करते हैं। मेरे हस्बैंड ना एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट फर्म है, वहाँ पे काम करते हैं, और हर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपनी ना जॉब डेजिग्नेशन को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आप कंपनी का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि फिर उनके कंसर्न्स होते हैं। अगर मैं बता दूंगी तो इवेंचुअली अगर कभी ये वाली वीडियो किसी तक पहुंच गई उनके नाम के हिसाब से, तो फिर ना ऐसे फिर मुझे मसला हो सकता है, फिर मेरी वीडियो डिलीट हो सकती है, मेरे हस्बैंड की जॉब को खतरा हो सकता है। तो इसलिए मैं फिर कंपनी का नाम नहीं बताती, बस ये मैंने बता दिया कि वो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। फ्रॉम विच सिटी यू आर इन पाकिस्तान? मैं पाकिस्तान में लाहौर से हूँ। अगर आपने मेरी पहला व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि मैं पाकिस्तान में लाहौर में रहती थी। अब लाहौर में मैं शुरू से नहीं रहती, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा हुआ है विहाड़ी में। अगर आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, जो मुल्तान के साथ एक जगह है विहाड़ी, तो वहाँ पे मैं रहती हूँ। वहाँ पे मेरी स्कूल और कॉलेज मेरा वहीं का है, और फिर उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए जो है फिर हम लोग लाहौर मूव कर गए थे। यानी कि हम लोगों ने ना ऐसे माइग्रेट कर लिया था, फिर हम लाहौर आ गए थे, लाहौर पूरी फैमिली हम लाहौर शिफ्ट हो गए थे। तो 10 से 12 साल फिर हम लोग लाहौर में रहे। अगला सवाल, प्लीज़ कैन यू टेल मी, जो पिक्चर्स एज अ प्रूफ साथ लेके जानी होती हैं उन्हें कोलाज फॉर्म एडिट कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा सारी होती हैं पिक्चर्स, तो या एवरी पिक्चर शुड बी सिंगल? अच्छा, मेरे ख्याल से इनका सवाल है कि जब हम इंटरव्यू देने, हम नहीं, जब जिनका स्पाउस वीज़ा है और वो इंटरव्यू देने के लिए जा रही हैं तो कैसी पिक्चर्स लेके जाएं। मैं अगर आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मेरे ख्याल से आपको ना अलग अलग पिक्चर लेके जानी चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाते हैं ना तो कोलाज फॉर्म में बड़ी वो छोटी छोटी हो जाती हैं और एग्जैक्ट डिटेल में नज़र नहीं आ रही होती, क्योंकि जब पिक्चर कोलाज फॉर्म में होगी तो साइज़ भी छोटा हो जाएगा और वो ना क्लियर नहीं होगी। तो बेहतर है कि आप सिंगल सिंगल लेके जाएं। वहाँ पे कोई आपको लिमिट नहीं है कि आपने इतनी पिक्चर्स लेके आनी है, आप 1 भी लेके जा सकते हैं, 10 भी लेके जा सकते हैं। मैं 60 पिक्चर्स लेके गई थी, 60 तस्वीरें लेके गई थी बना के, और हर पिक्चर मेरी, यानी कि एक जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो था, और उसमें वही पिक्चर्स होती हैं जिसमें आपके और स्पाउस से जो कनेक्ट होता है या फैमिली से कनेक्ट होता है, तो वही आपने पिक्चर्स लेके जानी है। ठीक हो गया। अगला सवाल, ग्रीन कार्ड होल्डर भी अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं या सिटीजनशिप के बाद? तो ग्रीन कार्ड होल्डर जो है ना वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, अपने बहन भाइयों को बुला सकते हैं, और जो ग्रीन कार्ड होल्डर पेरेंट्स हैं वो अपने यंग अनमैरिड बच्चों को बुला सकते हैं। अगला सवाल,
जिसको इंग्लिश समझ नहीं आती और कार भी चलानी है ज़रूरी, वो बेचारा क्या करे। इनका ड्राइवर्स लाइसेंस से है, इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं और गाड़ी चलाना ना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कोई भी ड्राइविंग स्कूल है ना, आपने वहाँ पे एडमिशन ले लेना है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लें ड्राइविंग की। उसके बाद जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपने किसी एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ बैठ के अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें तो आपको गाड़ी चलानी आ जाएगी। थोड़ा पेशेंस और प्रैक्टिस से ना आप जो है वो गाड़ी चलानी सीख लेंगी। अगला साल वो भी ड्राइवर्स लाइसेंस से ही है। आई ऑलरेडी हैव अ ड्राइवर्स लाइसेंस हियर इन पाकिस्तान, इज इट कन्वर्टेबल और विल आई हैव टू अंडरगो द एंटायर टेस्ट प्रोसीजर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इनके सवाल का जवाब ये है कि अगर आपके पास पाकिस्तान का ड्राइवर्स लाइसेंस है तो आपको अमेरिका के कुछ स्टेट्स में ना कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल सकता है, जैसे कि टेक्सास, न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया। तो कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं कि जो सिर्फ रिटन टेस्ट या विजन टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है उनकी, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको फुल ड्राइविंग टेस्ट जो है ना वो देना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट ये है कि जिस स्टेट में आपने आना है वहाँ के DMV यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स से आप कांटेक्ट करें और उनकी रिक्वायरमेंट्स और जो प्रोसीजर वगैरह है कि किस तरह उनका प्रोसेस है, तो आप वो डायरेक्ट आप अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। अगला सवाल, ये कौन सी जगह है, बहुत प्यारी है, विच कंट्री और सिटी इन मैरीलैंड स्टेट। जगह मेरे ख्याल से उन्होंने पूछा है कि जिस जगह पे मैं रह रही हूँ, तो मैं मैरीलैंड में रह रही हूँ, स्टेट है, और जिस सिटी में मैं रह रही हूँ रीजन है ईस्टर्न शोर, और साथ जिस जगह पे मैं रह रही हूँ ये है साल्सबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच सिटी डू यू बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान। लाहौर में रहती रही हूँ और पीछे पैदा मैं हुई हूँ बिहाड़ी में। अब तो सबको याद हो जाना चाहिए। अच्छा जी, अगला सवाल, आपके अम्मी अबू कब अमेरिका शिफ्ट हुए। मुझे 4 साल हो गए हैं और वो मेरे आने से 2 साल पहले आए थे, मतलब कि उनको 6 साल हो गए हैं। वो भी दिसंबर में आए थे, मैं भी दिसंबर में आई थी, मैं दिसंबर के लास्ट में आई थी और वो दिसंबर के स्टार्ट में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर इंस्टा ID। अच्छा, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, अगर आप मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाएं, स्क्रॉल डाउन करें तो वहाँ पे लिंक्स का एक ऑप्शन आता है, तो उधर मैंने अपना इंस्टा हैंडल और साथ ही मैंने अपनी जीमेल ID है ना वो भी मैंने मेंशन की हुई है। वो लिंक होता है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको ना वो मेरे इंस्टा पेज पे ले जाएगा। तो मेरी वैसे पब्लिक ही है, आप मुझे आराम से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी @mahamazhar786 ये है। अगला सवाल, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं, ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल यू कम पाकिस्तान। ये वाला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब पाकिस्तान आऊँगी। हो सकता है कि जल्दी प्लान बन जाए, हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद बने। मुझे खुद भी सही बताऊँ तो मुझे खुद भी नहीं पता। अगर मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान में होते तो फिर मेरा तो हर साल चक्कर लगना था उनसे मिलने के लिए। मेरे भाई भी इधर हैं, मेरे पेरेंट्स के साथ जो होते हैं। मेरी बहन स्विट्ज़रलैंड से आ जाती है और एक मेरी बहन पाकिस्तान में है, जो मेरी ट्विन सिस्टर है, वो भी माशाल्लाह से अभी कुछ टाइम पहले मिल के गई है। तो हो सकता है कि इसका जल्दी दोबारा प्लान बन जाए आने का। तो बाकी बचे मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, तो उनसे मैं फ़ोन वगैरह पे बात कर लेती हूँ। लेकिन कोई पता नहीं, कभी बन भी सकता है। आपको होता है ना कि बस दिमाग बनने वाली बात होती है कि प्लान कभी भी बन सकता है, तो हो सकता है जल्दी बन जाए। मुझे भी नहीं पता। ये थोड़ा-सा बड़ा है। प्लीज़ आंसर मी मस्ट, मुझे ये पूछना है कि आप माशाल्लाह बहुत कूल हैं। हर वक़्त फेस पे स्माइल होती है एंड सबके साथ पोलाइट हैं। अपने घर को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। प्लीज़ मुझे थोड़ा मोटिवेट कर दें, मैं बहुत अपसेट हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। वेट करो मम्मा, वेट करो, ओके? प्लीज़ मुझे थोड़ा मोटिवेट कर दें, मैं बहुत अपसेट हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं किसी की बात बियर नहीं कर सकती। सब मुझसे तंग हो जाते हैं। आई एम 23, अभी जब शादी हुई मेरी, मैं तो उधर भी हस्बैंड साथ बदतमीज़ी करूँगी। जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं। व्हाट शुड आई डू, मैं शक बहुत करती हूँ फियांसे पर और उन्हें ये बात बहुत बुरी लगती है, हर वक़्त लड़ाई करती, गुस्सा करती। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये कि थोड़ा-सा ना सुकून करें। हर रिलेशनशिप में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट। जब ये दोनों चीज़ें आपके पास होंगी ना, तो आप एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, ऑनेस्ट होंगे और ना आपको एक-दूसरे के कंसर्न्स जो होते हैं ना, आप समझ सकते हैं, अपनी बात आप समझा सकते हैं। और रिस्पेक्ट, कभी भी आपने रिस्पेक्ट के बगैर बात नहीं करनी। बेशक जैसा मर्ज़ी कुछ भी सिचुएशन चल रही हो, हमेशा जो एक रिस्पेक्ट होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है, आप उस पे सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। जब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है ना, तो उसमें इंसान का दिमाग ना बहुत घुमा हुआ होता है, क्योंकि हर टाइम ना नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं। तो आप ना
बात करें, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक रिश्ते में। शादी से पहले की ज़िंदगी और शादी के बाद की ज़िंदगी ना बहुत मुख्तलिफ है। तो इसलिए अपने आप को ना अभी से उलझाएँ नहीं कि मैं शादी के बाद भी ऐसे करूँगी, क्योंकि जब आप साथ रहते हैं ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाती है। तो बस मैं यही कहूँगी कि थोड़ा-सा आराम से, सुकून से अपनी बात को समझाएँ, और बदतमीज़ी तो बिल्कुल भी नहीं करनी। ना बड़ों के साथ, ना छोटों के साथ, ना अपनों के साथ। आपका कौन-सा वीज़ा था सिस? IR1 या F2A? कितने ईयर्स में आप गई थी? तो मेरा जो वीज़ा था वो IR1 था। कितने ईयर्स में मैं गई थी? मैं 2 ईयर्स में गई थी। बाकी डिटेल जो है ना, वो आप मेरे लिंक में जाएँ, डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे मैंने लिंक मेंशन कर दिया है कि मैं यहाँ पे कैसे आई थी, तो सारी डिटेल वगैरह ना उसमें पता चल जाएगी। मैं क्यों इतनी लंबी-लंबी वीडियोज़ बनाती हूँ, वो मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी हुई है। इतनी मैंने उस पे मेहनत की हुई है ना, और आप लोगों ने बड़ा पसंद किया है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता कि मैंने बना के रखी हुई है, तो मैं ना उन लोगों के लिए मेंशन कर दिया है। अगला सवाल, आप बालों को क्या लगाती हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले ये जेनेटिक्स है, बालों का प्यारा होना आपके जीन से बड़ा लिंक करता है, और दूसरा, प्यारे तो हैं लेकिन उनको सँभालना जो है ना वो आपके ऊपर होता है। अगर मैं सँभालूँगी नहीं, कुछ भी नहीं लगाऊँगी, तो रूखे बेजान और ऐसे स्प्लिट एंड्स हो जाएँगे, रफ़ हो जाएँगे। तो इस चीज़ का मैं बड़ा ख़्याल रखती हूँ। मैं ऑयलिंग करती हूँ, सिंपल जो भी ऑयल अवेलेबल है मैं ऑयलिंग करती हूँ, और थोड़े से ऑयल के साथ अच्छी-सी मसाज करती हूँ। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ना कि हाँ, अब मेरे बालों को ज़्यादा अच्छा ख़्याल मैंने रखना है, बहुत ज़्यादा सर्दी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं एक दफ़ा ना प्रोटीन पैक बनाती हूँ, जिसमें अंडा होता है और जितने भी ऑयल होते हैं वो डाल देती हूँ, दही डाल देती हूँ, मिक्स करके अच्छा सा बालों में लगाती हूँ। तो उससे ना बड़ा अच्छा असर पड़ता है। अब तो हेयर पैक्स जो है ना वो मार्केट्स में बड़े ईज़िली अवेलेबल है, पूरा पैकेट बना के रखा होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो घर की चीज़ें होती हैं ना, वो घर की चीज़ें ही होती हैं। अगला सवाल, आपका कैमरामैन कौन है? जी, मेरा कैमरामैन मेरा ट्राइपॉड है। सबसे ज़्यादा ना मैं अपना ट्राइपॉड यूज़ करती हूँ। मेरे पास 2 ट्राइपॉड है, एक बड़ा ट्राइपॉड है जो मैं, जब मैंने खड़े होके कोई बात वगैरह करनी होती है, किचन में होती हूँ, तो मैं अपना जो बड़े वाला ट्राइपॉड है वो यूज़ करती हूँ, और एक मेरे पास छोटा जो सेल्फी स्टिक वाला होता है ना, वो भी ट्राइपॉड, छोटा ट्राइपॉड मैं कहती हूँ उसको, वो है। और इसके साथ-साथ अभी है ना बड़ी होगी तो फिर इसको मैं अपनी कैमरा गर्ल बनाऊँगी। ठीक है ना? शूज़ ठीक है? एना ने कैमरा गर्ल बनना है मम्मा की? चलो जी बैठ जाओ, अपनी रिंग भी ले लो। तो जी मज़ाक तो एक साइड पे, और इसके अलावा जो ऐना के डैडी हैं वो मेरे अक्सर क्लिप्स बनाते हैं जब वो काम से आ जाते हैं या वीकेंड पे, कभी-कभी मैंने उनको दे देना होता है कि अच्छा चलें अब कहीं हम बाहर जा रहे हैं तो जल्दी से ना मेरा एक शॉट बना दें इस तरह करके। लेकिन मैं हर दफ़ा उनको तंग नहीं करती, क्योंकि मुझे पता होता है कि जब मैंने बनाना है तो मेरे 3-4 टेक्स आराम से निकल आते हैं, कि अगर मैं एक शॉट से सैटिस्फाई नहीं होती तो मैं खुद ही दोबारा बना लेती हूँ, इसलिए मैं तंग नहीं करती। कभी मुझे पता हो कि हाँ, जो जल्दी-जल्दी वाला बनाने वाला होता है ना, कहीं हम बाहर जा रहे हैं या कहीं खाना खाने गए हैं या कहीं वैसे कोई घूमने गए हैं, या अगर मुझे पता चल जाए कि कहीं वो मुझे नज़र आ रहे हैं, तो फिर मैं उनको बुला लेती होती हूँ, वरना मैं ट्राइपॉड से ही अपने सारे काम करती हूँ। अभी भी मैंने ट्राइपॉड पे ही लगाया हुआ है, पीछे एक रिंग लाइट लगाई है ताकि अच्छी-सी लाइट आए। अगला सवाल, ज़बरदस्त खाना एंड नाइस ड्रेस ऑफ माहम एंड ऐना, आपकी मदर इन लॉ किचन के काम में आपकी हेल्प नहीं करती? अब इस चीज़ को ना मैं थोड़ा-सा डिटेल में लेके चलती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो आपके पेरेंट्स होते हैं ना, उन्होंने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा काम किया होता है, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब उनको भी आराम की ज़रूरत होती है। उनकी एज को भी लेके और उनकी हेल्थ को भी लेके वो काफ़ी देर खड़े नहीं रह सकते। बेशक वो आपके अपने पेरेंट्स हों या आपके शौहर के पेरेंट्स हों। तो जो एक बेटी होती है, एक बहू होती है ना, वो अगर इस चीज़ को समझ ले तो क्या ही बात है। लड़कियाँ जो होती हैं ना, वो बहुत समझदार होती हैं, और कुछ टाइम के बाद ना उनको भी एहसास होता है कि मेरी माँ ने या मेरी सास ने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, अब उनको भी आराम करने की ज़रूरत है। अब यही चीज़ मेरे साथ है, मैं उनको अपनी सास कभी नहीं मैंने समझा। माशाल्लाह, 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 मुझे इतना अच्छा लगता है किचन में काम करना कि जब इस तरह कोई हेवी दावत होती है ना, तो उनको तो मैं बिल्कुल मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाथ से काम करना पसंद है। मुझे पता है कि कौन-सी चीज़ मैंने कैसे बनानी है, उनको मैं आराम देती हूँ, और वो अपने आराम के साथ-साथ ना ऐना का बहुत ख़्याल रखती हैं। आपने देखा है कि जब दावत वग़ैरह होती है, तो कुछ टाइम ही ऐना मेरे साथ होती है, वरना सारा टाइम जो है ना वो ऐना की दादी इसको सँभालती हैं। और साथ अगर मैं खाने की बात करूँ, मैंने जब भी मैं खाना बनाती हूँ, जिस तरह कोई मीट की कोई डिश है या दाल है, ये तो मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, लेकिन मैंने कभी सब्ज़ी नहीं बनाई, क्योंकि सब्ज़ी में मेरा हाथ सेट नहीं है, और वो ऐना की दादी ही बनाती हैं। वो बहुत मज़ेदार बनाती हैं। मीठा वो बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन यूजुअली हम क्या है, मीठा हम बाहर से ले आते हैं, क्योंकि हम लोग ना बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं रेगुलर मीठा खाने से, तो इसलिए हम बाहर से, कभी हमने लेके आना हो ना, हम बाहर से ले आते हैं, वरना घर में हम बहुत 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 कम बनाते हैं। ये वो चीज़ थी जो मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए थी, और जो मैंने लगता है समझा दी है। भई वो क्यों काम करें, मैं मैं हूँ ना काम करने के लिए, मैंने नहीं काम करने देना उनको।
क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए वो काम करें। जब मैं मामा की तरफ चली जाती हूँ तो वो बहुत काम करती हैं, सारे घर को वही सँभालती हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको आराम दूँ, क्योंकि मैं उनको हमेशा अपनी माँ की तरह ही कंसीडर करती हूँ। बेशक मैं उनको आंटी कहती हूँ, लेकिन वो मेरी माँ ही है, क्योंकि वो मेरा इतना अच्छा ख़्याल रखती हैं, ऐना का इतना अच्छा ख़्याल रखती हैं। ये चिल्लाको मसी है, ये चिल्लाको मसी है। अगला सवाल, अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम सलाम, जस्ट सब्सक्राइब योर चैनल, थैंक यू सो मच आफ्टर वाचिंग योर वीडियो, माशाल्लाह यू आर शेयरिंग सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस विद अस, बहुत शुक्रिया। But can you explain the history about your citizenship process? Do you need to clear a citizenship test too? Can you get citizenship test on behalf of your husband's citizenship? I hope you got my point. बिल्कुल इरम, मैंने आपका पॉइंट समझ लिया है। तो सबसे पहले सिटीजनशिप प्रोसेस को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसके लिए भी मैंने स्टेप बाय स्टेप जो जो मेरे साथ प्रोसीजर हुआ था सिटीजनशिप का, वो मैंने उसके व्लॉग्स बनाए हुए हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि वो व्लॉग्स रेगुलर व्लॉग्स में ही था, तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। मैं उसका लिंक भी ना, जो सारे स्टेप्स थे उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप जाके वो देख सकती हैं। तो सिटीजनशिप प्रोसेस के ना मैं बता देती हूँ कि 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन करवानी होती है, जिसमें आपने फीस भी जमा करवानी है। कितनी फीस है वो मैंने उसमें बताया हुआ है। फिर उसके बाद आपका स्टेप 2 आता है, जब आपने खुद जाके फिजिकली अपने साइंस वगैरह देने हैं, पिक्चर्स देनी है, फिंगरप्रिंट्स देने हैं, तो वो होता है डॉक्यूमेंटेशन वाला आपका एक स्टेप होता है। फिर तीसरा होता है जब आपने नेचुरलाइजेशन टेस्ट होता है, यानी कि जिसमें आपका सिविक टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट उसमें आपका होता है, तो वो आपने देना होता है। थर्ड स्टेप ये हो गया, उसकी भी मैंने बड़ा अच्छा मैंने ब्लॉग बनाया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं मामा की तरफ थी और वो बाल्टीमोर वाली साइड पे मेरा जो था ना लोकेशन वहाँ पे थी। उसके बाद फिर चौथा होता है ओथ सेरेमनी का, और उसकी भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि ओथ सेरेमनी में किस तरह होता है, कैसे मैं अंदर गई, क्या क्या मुझसे सवाल पूछे, किस तरह, हर डिटेल ना मैंने उसमें बताई हुई। और उसके अलावा क्या है कि डू यू नीड टू क्लियर अ सिटीजन, बिल्कुल जो मैंने किया है पिछले साल ही किया है। कांट यू गेट सिटीजनशिप ऑन बिहाफ ऑफ योर हस्बैंड सिटीजनशिप, बिल्कुल भी नहीं। आपके हस्बैंड की सिटीजनशिप उनकी है, आप उनके बिहाफ पे आपको कैसे मिल जाएगी। जब आप स्पाउस वीज़ा पे अमेरिका आते हैं, सबसे पहले आपने अपना ग्रीन कार्ड यानी कि उसके लिए अप्लाई करना है। जब आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो जाएंगे, फिर आपको 3 साल का वेट करना है स्पाउस वीज़ा के लिए, यानी कि जब आपका स्पाउस वीज़ा है तो आपको 3 इयर्स का वेट करना है। 3 इयर्स के बाद आपने जो सिटीजनशिप के लिए नेचुरलाइजेशन टेस्ट है वो आपने देना है। अच्छा जी, अगला सवाल, आपने कितने का घर लिया? ओहो, एंड किस सिटी रहती है अमेरिका में, एंड किस सिटी अच्छे घर मुनासिब रेट में मिल जाते हैं? तो सबसे पहले मैंने कितने का घर लिया ये मेरा घर नहीं, मेरे हस्बैंड का घर है, उनकी फैमिली का घर है। तो ये मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या थी, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता मैं उनसे पूछूं कि भाई मैंने आप लोगों को बताना कितने का घर लिया। तो वैसे ही ना एक एथिक्स की बात होती है, अच्छा नहीं लगता। ये बहुत टाइम पहले कर लिया था, उस टाइम पे प्राइसेस कुछ और थी, तो आज के टाइम पे करंट यानी कि जो प्राइसेस हैं वो कुछ और है। अमेरिका में ना जो घरों की प्राइसेस होती है ना वो बहुत वेरी करती हैं, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लोकेशन पे घर लेना है, साइज क्या होना चाहिए, किस तरह के टाइप की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कुछ ऐसे अफोर्डेबल एरियाज हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग ना कम होता है, उसमें आपको जो एस्टिमेशन जो है ना वो $1.5 लाख से $3 लाख तक का जो घर है ना वो आपको मिल जाता है। और फिर कुछ ऐसे सब अर्बन एरियाज हैं जिसमें 3 लाख से $6 लाख तक का आपको आराम से घर मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसा अर्बन एरियाज होते हैं जो बहुत बड़े स्टेट्स होते हैं, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया या लॉस एंजलिस हो गया, तो उसमें जो प्राइसेस होती है ना वो कुछ ज़्यादा होती हैं, जिस तरह 6 लाख से लेकर मल्टी मिलियन डॉलर्स में आपको जो है ना वो अच्छा घर आराम से मिल जाता है। अच्छा, इन्होंने साथ ये भी पूछा किस सिटी में आप रहती हैं अमेरिका में, तो मैं साल्सबरी में रहती हूँ। अगला सवाल, काइंडली सिस्टर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि हमने 2007 में फैमिली इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई किया था, 2020 में अप्रूवल हो गई, लेकिन अभी इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। प्लीज़ टेल अस, और कितना टाइम लगेगा? अगर आपका अप्रूवल हो गया है तो बस आपको किसी टाइम भी कॉल आ सकती है। उसमें मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती, बस थोड़ा-सा ना सब्र से काम लें। आपको कल भी आ सकती है, शाम को भी आ सकती है, हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आ सकती है। तो इसके लिए आपको ना अपना केस स्टेटस जो है वो चेक करना है। तो आपको कितना टाइम लगेगा, अप्रूवल हो गई है लेकिन आपको कुछ आइडिया नहीं है, और आप लोगों से पूछने के बजाय ना आप ये काम खुद कर सकते हैं। आप क्या करें, आप USCIS यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की जो वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। कितना अच्छा काम है आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, कितनी आसानी कर देती हूँ। अच्छा, तो आपने उस लिंक पे जाना है और आपने अपना रिसीट नंबर यानी कि जो USCIS की तरफ से आपको ना एक अलॉट किया गया होगा, तो आपने अपना रिसीट नंबर उसके अंदर डालना है, और फिर आपने अपना जो केस स्टेटस है वो आपने चेक करना है कि अब क्या चीज़ चल रही है, क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ें चाहिए।
तो अगर आपको अपना रिसीट नंबर नहीं याद तो आप ना USCIS को डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट करके उनको अपनी डिटेल बताएंगे, आपको नहीं याद तो वो आपको आपका रिसीट नंबर जो है ना वो दे देंगे, या आपको आपका जो केस स्टेटस है ना वो चेक करके दे देंगे। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप समझ नहीं आएगी या उनको समझ नहीं आएगी। उनको पता होता है कि इतना लंबा टाइम 13-14 साल हो गए हैं कि अगर आपको नहीं याद, आपको नहीं मिल रहा तो आप उनसे पूछ सकते हैं। वो बड़े अच्छे से बात करते हैं। अगला सवाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने ये गार्डनिंग मतलब यानी फार्मिंग का सामान कहाँ से खरीदा? पाकिस्तान से बाय किया था या अमेरिका से? तो अमेरिका में कहाँ से? सामान का है तो अमेरिका में ना बहुत ज़्यादा स्टोर्स हैं, जैसे वॉलमार्ट हो गया, होम डिपो हो गया, लॉस हो गया, तो यहाँ पे आपको बड़े अच्छे सप्लायर्स, टूल्स वगैरह मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो बीज वगैरह होते हैं ना, या आप अमेज़न से, अगर आपने ऑनलाइन लेना है अमेज़न से या ईबे से, तो आप ना वहाँ से भी ले सकते हैं। और जो बीज है वो हम ऑनलाइन ही मंगवाते हैं। तो अब इस सीज़न में जब हम गार्डनिंग करेंगे ना, तो मैं आपको साथ-साथ बताऊँगी कि हमने कौन-कौन से बीज मंगवाए हैं और कौन-कौन से टूल्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। बड़े आसान है इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है, कौन से कोई हमने कोई बड़े टूल्स इस्तेमाल करने हैं। नॉर्मल से टूल्स होते हैं, बड़े ईज़ी सप्लाइज़ होती हैं जो आपको आराम से मिल जाती हैं। पाकिस्तान से क्यों मंगवानी है? यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। अच्छा जी, अगला सवाल। अच्छा, सबसे अच्छी बात आपकी प्राउडनेस नहीं है आप में। बहुत शुक्रिया। प्राउडनेस क्यों होनी है? मुझे समझ नहीं आती। प्राउडनेस को हम किस चीज़ से लिंक करना चाहते हैं? अ, अगर आपने पढ़ लिया है तो आप में प्राउडनेस आ जाएगी? नहीं। अगर आपने पढ़ लिया है तो आप में एक तहम्मुल मिज़ाजी जो होती है ना वो आपके अंदर आ जाती है। आपको दूसरों को समझने का एक फ़न होता है ना वो आ जाता है। और ऊपर से अगर आप यूट्यूब पे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी कोई इतनी प्राउडनेस दिखानी चाहिए। जो यूट्यूब पे वही लोग कामयाब होते हैं, जो नेचुरल होते हैं। क्योंकि अगर हम 1 दिन, 2 दिन थोड़ा-सा आर्टिफ़िशियल रहेंगे, थोड़ा-सा बढ़ा-चढ़ा के बात करेंगे, तो तीसरे चौथे दिन ना हमारी जो असलियत है ना, वो सामने आनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने ये बात जब अपना चैनल बनाया था ना, मैंने तब से सोची थी कि मैं जैसी हूँ, मैं वैसे ही रहूँगी। मुझे अपने आप को कोई चेंज नहीं करना कि अच्छा मैं शुरू-शुरू के व्लॉग्स अच्छे बना लेती हूँ और आगे जाके थोड़ा-सा चेंज कर लूँगी। हाँ, एक चीज़ मेरे के अंदर अंदर ये आई है कि मुझे ना बातें करना आ गई हैं, वरना अगर आप मेरे स्टार्टिंग के व्लॉग्स देखें तो मैं इतना ज़्यादा बात नहीं करती थी। यही चीज़ होती है कि जब आप कैमरे के सामने आते हैं ना। हाँ जी। दादी। दादी अभी कहीं गई हुई हैं, अभी आती हैं फिर आपको लेके जाती हैं, ठीक है? ठीक है, देखा है ना अपनी दादी के साथ कितनी अटैच है, अभी दादी को पूछ रही है। तो इसकी दादी एक्चुअली कहीं गई हुई हैं। हाँ जी। है ना, दादी को मिस कर रही है? और दादी अभी आती हैं। वरना स्टार्टिंग के कुछ व्लॉग्स ऐसे थे कि जिसमें ना मुझे समझ नहीं आती थी कि मैंने क्या बात करनी है, क्या दिखाना है, किस तरह बोलना है। पर मुझे लिंक करना आ गया, अच्छा मैं बात से बात अब निकाल लेती हूँ, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है। चलिए ख़ैर, अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें पूछनी हैं तो आप ना कमेंट्स कर सकते हैं या आप मेरे नॉर्मल व्लॉग्स के नीचे भी पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल बनाया है, अगर उनको कुछ सजेशंस वगैरह चाहिए किस चीज़ से रिलेटेड, तो वो मैं आपको बता सकती हूँ। मैं अपने चैनल को खुद सेट करती हूँ, खुद मैं एसईओ करती हूँ, खुद मैं थंबनेल्स बनाती हूँ, खुद मैं एडिट करती हूँ, हर चीज़ मैं खुद करती हूँ, टाइटल्स वगैरह मैं खुद लिखती हूँ। आज तक जितना भी चैनल में मेरी ग्रोथ हुई है ना, वो सारी मैंने खुद की है। मतलब इसके लिए मुझे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, मैं लर्निंग करती हूँ, मैं दूसरे चैनल्स देखती ज़रूर हूँ जो टेक से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह ना आपको खुद भी सीखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपको खुद ही हर चीज़ आ जाएगी, तो आपने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग ना खुद ही करनी है। क्या वर्क परमिट मिल सकता है? क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपको अमेरिका में काम करना है, तो सबसे पहले आपको ऐसा वीज़ा चाहिए होगा जो आपको वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए ना इजाज़त दे। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे वीज़ाज़ हैं जिससे H-1B वीज़ा, L-1 वीज़ा, मतलब इसमें क्या होता है कि जो अमेरिका में यूएस एम्प्लॉयर है ना, वो आपको जॉब ऑफर के लिए स्पॉन्सर करेंगे। तो जब आपको स्पॉन्सर करेंगे और आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, तो फिर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने प्रोसीजर्स और इनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो आपको खुद ही सबमिट करवाने पड़ते हैं उस जॉब से अकॉर्डिंग, यानी कि वो जॉब भी बताएँगे ना कि आपको ये चीज़ें जमा करवानी है, तो फिर आप वो करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये समझ आ ही गया होगा। तो जी, ये थे वो वाले सारे सवाल जो मैंने चुन-चुन के निकाले हैं। अगर मुझसे कोई मिस हो गए हैं, तो आप लोग मुझसे ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको जवाब दे दूँगी। तो फिर प्रॉपर ना Q&A वीडियो हो जाएगी और फिर कमेंट सेक्शन में भी अगर आप लोगों के कोई सवाल है, तो मैं वहाँ पे आपको जवाब दे दूँगी। लेकिन कुछ अगर ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मैं यानी कि कमेंट में रिप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि वो थोड़ा-सा ना समझाने पड़ते हैं, तो उसके लिए ना मैं किसी व्लॉग में ही आप लोगों को बता दूँगी। तो अगर आपको मेरी ये वाली Q&A वीडियो पसंद आई है, तो जल्दी से लाइक कर दें, एक प्यारा-सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।